हेलो एवरीवन। आज मैं एक शिक्षक की नहीं, एक स्टूडेंट के तौर पे सोच रहा हूँ और आपके मन की स्थिति है, मनःस्थिति जिसको बोलते हैं विशुद्ध रूप से हिंदी में, मनःस्थिति के भाव को समझ पा रहा हूँ क्योंकि लगभग 400-500 बच्चों से अभी मिल चुका हूँ पिछले 3 दिनों में। और मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि नहीं, ये मनःस्थिति जब सब बच्चे के मन में चल रही है तो क्यों ना इसका एक कॉमन हल निकालते हैं, क्योंकि इस समस्या को, ये समस्या नहीं, इस अपॉर्च्युनिटी को मैंने एक 1 टू 1 बच्चों से जब जाना तो ये समझ में आया कि नहीं, ये कॉमन प्रॉब्लम है। उस दर्द को, उस ऊहापोह को, उस डाउट को मैंने बहुत करीब से फ़ील किया। तो मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे इस मैटर पे बात करना चाहिए। वो है 2025 की मेंस की स्ट्रैटेजी। क्या करना चाहिए? देखिए, याद रखना मित्रों, जब दबाव आता है तो दबाव के प्रभाव से 2 ही चीज़ होगी, या तो व्यक्ति निखरता है या तो बिखरता है। हम पहले वाले नंबर पे होंगे कि नहीं, हमको निखरना है। क्योंकि ये 40 दिन लगभग जो एमबीबीएस ने हमको एक समय दिया है, लगभग टॉपर के लिए भी 40 दिन है और आपके लिए भी है। अब ये समय जो मिला हुआ है, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम अपने आप को गिव अप कर दें, या तो जो भी हमने पढ़ा है, साल भर, 1.5 साल में पढ़ रखा है, उसका बेटर यूटिलाइज़ेशन करें, आत्मविश्वास रखें और चीज़ें कर जाएँ। अगर इस तरीके से चीज़ों को आप मैनेज करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाने जा रहा है। कुछ आज उस मुद्दों पे बात करेंगे जो हर बच्चा अब कहीं न कहीं लैग कर रहा है, उस पे थोड़ा-सा बात करेंगे। सबसे पहले इन चीज़ों की स्ट्रैटेजी बात करने के पहले मैं आपको पहले ही वीडियो में बता दूँ कि क्या करना है आपको। सबसे पहले मित्रों, आपको सबसे पहले आत्मविश्वास रखना है। आत्मविश्वास क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी पढ़ाई कर लीजिए, मगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तो इस बात को मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं जाएगा। सबसे पहले अपने दिमाग को बोलिए कि हाँ, मैंने पिछले 1.5 वर्षों में जो मैंने पढ़ा है, अब मुझे उसको उतारने का समय आ चुका है, धरातल पे उतारने का समय है। और अपने आप को ये भी बताइए कि मैंने पढ़ रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पढ़ा नहीं है। अगर याद रखिएगा, अगर मन से चीज़ों को स्वीकार नहीं किया, तो आपकी चीज़ें फलीभूत नहीं होंगी, ठीक है? आज उन्हीं पॉइंट्स में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको काम करना है। सबसे पहले अंतिम 40, 45 से 50 दिनों की क्या-क्या रणनीति होना चाहिए। तो एक कीवर्ड्स जो हमने बाय एंड लार्ज हमने फ़ील किया कि अब चयन और असफलता के बीच में केवल इन 3 शब्दों का गेम है। एक रिवीजन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। हो क्या रहा है, बच्चे को लग रहा है कि ज्यादा पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। ज्यादा रिवीजन से, ज्यादा बार लिखने से और सतत लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस करने से आपका सिलेक्शन होगा। फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, ज्यादा पढ़ने से नहीं, ज्यादा बार रिवीजन से। क्यों? क्योंकि आप नया कंटेंट के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर वही उस माया जाल में फंस जाएंगे जो पूरी दुनिया फंस रही है। और आपको ये बात विश्वास रखना पड़ेगी कि आपने जो बार बार रिवीजन करेंगे तो आपकी चीजें कॉन्क्रीट हो जाएंगी। और इसी के दम पर, क्यों? क्योंकि मैं तो ये भी बोलता हूं कि 1500 नंबर में से आपको 1500 तो लाने ही नहीं है मित्रों। आपको तो केवल 750 लाना है, और 750 में आप पास नहीं होंगे, आपकी रैंक आ जाएगी। और मित्रों, ये भी याद रख लीजिए कि हमारा कंट्रोल 8 अगस्त तक का ही है। 8 अगस्त के बाद आपका कंट्रोल नहीं है। तो क्यों ना अपने करियर को, अपने जिंदगी को, अपने माता पिता के सपनों को साकार कर लें, आत्मविश्वास करके, मेहनत करके, चीजों को मैनेज करके। क्यों? क्योंकि याद रखिए, एक अधिकारी के पास भी हमेशा दबाव बना रहेगा, और वो दबाव के ही वश से अपनी लिमिट पुश करता है और अपने आप को बेटर अधिकारी बनाता है। आपको भी यही काम करना है। तो याद रखना है कि रिवीजन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी आपको जिताएगी। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ वो मन के क्वेश्चंस जो हर बच्चे के मन में चल रहे हैं, और उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, अभी थोड़ा कुछ कुछ दुविधाएं हैं जो डिस्कस करेंगे। क्या रिवीजन संभव है? क्या पूरा रिवीजन कर लेना चाहिए? हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये देख लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? क्या 25 और 26 दोनों अभ्यर्थी, क्या दोनों की तैयारी एक साथ करें? या टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? टाइम मैनेज कैसे करें? ये आपके सबके क्वेश्चन ही हैं। पेपर वाइज तैयारी कैसे करें? और अगले 40 से 45 जो 45 दिन हैं, या हम 50 दिन मान लें, तो उस दिन पूरा का पूरा हम उस पूरे दिनों का कैसे एक्शन प्लान हो, कैसे हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करें जिससे हमारी बेटर रणनीति हो पाए और हम अंतिम रूप से सफल माने। ठीक है? मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसको बताने के पहले मैं कम से कम आपको अभी तो 3 से 4 हज़ार बच्चों से मिल लिया। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 हज़ार बच्चों में एक्चुअल में तैयारी करने वाले जो हैं, वो कम से कम 800 से 900 ही बच्चे हैं बस। बाकी कोई भी बच्चा जो आप सोच रहे हैं कि आपकी 3000 में 3000 तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं। केवल वो आपकी मदद कर रहे हैं। वो भी उन्हीं के साथ भी वही मनस्थिति चल रही है जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं। आपको क्या करना है? आपको आत्मविश्वास रखना है कि मुझे टॉप 900 में आना है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, बार-बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बार-बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ।
तो ये 900 में से टॉप 450 में आना है, जो कि लाया जा सकता है, क्योंकि मैं अभी इंटरव्यू कॉल की बात कर रहा हूँ, अभी रैंक वैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। जब बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा रिवीजन करेंगे और कीवर्ड्स में रिवीजन करेंगे। हम पैराग्राफ में पढ़ने की कोशिश करते हैं, अब ये पैराग्राफ में पढ़ना बंद कर दीजिए, आपको केवल कीवर्ड्स में चीज़ों को रिवाइज करना है। दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपका चीज़ें बहुत तेजी से आपको कॉन्क्रीट लेवल पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहले वही एक बात है कि आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? देखिए क्या रहता है कि आपको एक बात को इल्म है, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका था, कि 1 साल पहले की प्रोसेस है मित्रों। ये पहले ही एग्जाम हो जाना था। एक न एक दिन तो आपके से ये तूफान टकराने वाला था, जो अभी टकराने वाला है। तो हमको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हाँ, ये तैयारी हमारी हो चुकी है और 1 साल पहले से हम निरंतर पढ़ रहे हैं और इसी पढ़ाई पर मुझे विश्वास रखना है। ठीक है? अब अधिकांश अभ्यर्थी ये बात फील करते हैं और आपको इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने 2 से 3 बार पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर डाउट किस बात का? डाउट वही है जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि उसको खुद पर बहुत ज्यादा डाउट है, फिर खुद के नोट्स पे बहुत ज्यादा डाउट है, खुद के टीचर पे बहुत ज्यादा डाउट है। ये डाउट मत रखिए, क्योंकि डाउट अगर एक बार शक पैदा हो गया तो एग्जाम सेंटर तक भी वो शक फिर आपको कंटिन्यू बर्बादी के तौर पे ही ले जाएगा। तो क्यों ना हम आत्मविश्वास रखें कि नहीं, मेरा पढ़ा हुआ मुझे याद है और मैं वहां बल्कि बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाऊंगा। और याद रखिए, कीवर्ड्स में आपको चीजों को प्रिपेयर करना है। टारगेट बनाइए 1 से 1.5, जब भी आप मेहनत कर रहे हो तो 1-1 घंटे या 2 घंटे का जो है टारगेट बनाइए। 1-2 घंटे में पूरी की पूरी यूनिट को मैं कंप्लीट करने की तैयारी करूंगा। और एक नई चीज मैं बता दूं, बात करते करते कल बच्चों से मैं भी डिस्कस कर रहा था, जैसे 40 दिन में बच्चों ने 40 दिन की यूनिट का टारगेट बनाया है। ठीक, मेरा आपको मानना है कि पर डे एक दिन में कम से कम 2 यूनिट होना चाहिए। 2 यूनिट करिए, क्योंकि आम आदमी और टॉपर आदमी में बस यही अंतर है कि आम आदमी थोड़ी मेहनत करता है, टॉपर आदमी थोड़ी और अधिक मेहनत करता है। बस हमको दूसरा वाला बनना है कि थोड़ी और अधिक मेहनत करना है। आप दुनिया 1 यूनिट पढ़ रही है, आप 2 यूनिट को पढ़िए। कैसे? क्विक रिवीजन करिए, क्विक रिवीजन। आपको अब R&D नहीं करनी है। फिर से मैं बोल रहा हूं, R&D नहीं करना है कि नहीं मेरा आंसर इस दुनिया का सबसे बेस्ट आंसर है, नहीं, ये सब बेवकूफी है। ठीक है? और क्या करना है, आपको कोशिश करिए कि पूरे पर डे आपको 10 से 15 पेज लिख लिख कर याद करना है। पेन चलाना है कुल मिला के, ठीक, या पेन चलाना है। क्यों? क्योंकि मैं कम से कम ऐसे कई बच्चों को, 98% बच्चों को देख रहा हूं जिनका पेपर ही पूरा नहीं हो रहा। ये बात, इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे होंगे आप लोग। पेपर पूरा ना होने का मतलब है इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, और इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा तो आपकी जो की गई मेहनत है सब पानी में बह जाएगी। तो सबसे पहले पेपर पूरा करना है। कुछ लोगों का पेपर पूरा किस लिए नहीं हो रहा? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, 7 मार्कर में अपनी की पूरी जान लगा दे रहे हैं। जान नहीं लगाना है। बोलिए क्या करना है? एक्चुअल में क्या है, 7 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं 7 मार्कर में, 5 क्वेश्चंस बनते हैं और 5 क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो नहीं बनने वाले क्वेश्चन है हम उसमें बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिससे हमारा 10 मार्कर, जो 10 मार्कर है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। जो गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए वो नहीं होती, और ये एमपीपीएससी का ट्रैप है, इस बात को समझिए। क्योंकि हर बच्चे का अगर पेपर होता तो फिर किस बात की एमपीपीएससी के मीन्स। हाँ, वो जानबूझ के इसलिए चीज को प्रिपेयर किया जाता है कि 7 मार्कर में 5 क्वेश्चन बनने चाहिए, 5 थोड़ा ब्रेन चलाने वाले बनने चाहिए। ब्रेन चलेगा तो पेन रुकेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। 7 मार्कर से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 10 मार्कर में जो घबराहट की वजह से आपके 2 10 मार्कर अच्छे लिखते हैं, उसके बाद आपकी खराब हो जाती है स्थिति। और यही सभी बच्चे को फेल कर दे रही है स्थिति। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने आंसर को बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेस्ट के चक्कर में मत पड़िए, आप कोशिश करिए कि मुझे एवरेज मेंटेन रखना है। ठीक है? जितने लोगों ने अपना एवरेज मेंटेन किया वही सर्वोपरि पोजीशन पे इस दुनिया में पहुंचे हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो या विराट कोहली हो। तो क्या करना है आपको, इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि हमको कम से कम 2 मार्कर में, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, अधिक से अधिक नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 20 नंबर, 7 मार्कर में कम से कम हमको 30 नंबर, और 10 मार्कर में कम से कम हमको 30 नंबर, यानी कि ईच सेक्शन में मुझे 80 नंबर लाने ही लाने हैं। क्लियर है? और मैं ये सबसे बोल रहा हूँ, ये सबसे कम कम मार्क्स हैं। ठीक है, मैं लीस्ट लेके चल रहा हूँ, अधिक आ जाए वो आपकी मेहनत है, आपकी ईमानदारी है। अब इस 80 नंबर के दम पर कैसे क्या हम पास हो सकते हैं? बिल्कुल पास हो सकते हैं मित्रों। मैं हर बच्चे को मार्क्स बताता हूँ। अगर हम 80-80 ईच सेक्शन लेके चलते हैं तो 160 आते हैं। ठीक है, मैं पहले पेपर को मान के चलता हूँ कि इतिहास, और याद रखना मैं अभी और कुछ चीजों को भी बताने जा रहा हूँ जो बहुत बहुत काम आने वाला है।
कि पहले पेपर में 150, दूसरे पेपर में 160, तीसरे पेपर में अगर साइंस थोड़ा कमजोर है तो 150, चौथे पेपर में 160, तो 20, 50, ये टोटल 790 मार्क्स होते हैं और हमको चाहिए कितने, 750। ये तब स्थिति है जब हम लीस्ट लेके चल रहे हैं। तो अब आज से क्या करना है, अब वार्डरोब जहां आप नहाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशन अप करते हैं, वहां 750 लिख लीजिए। जो सोचेंगे वही बनेंगे, इस बात को आज दिमाग में भर लीजिए। और घर में इसको क्या रखना है कि दिमाग में भरने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, भरने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हम अच्छा भरेंगे वही अच्छा निकलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए। दूसरी चीज, जब भी हम मेंस लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, ज्योग्राफी को अटेम्प्ट करना है, फिर हिस्ट्री को करना है। अब इसमें कुछ बच्चे होंगे कि नहीं 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 सर, मेरा तो हिस्ट्री बहुत अच्छा है, मैं तो हिस्ट्री ही करूंगा या करूंगी, तो फिर आप कर लीजिए। हिस्ट्री को अच्छे करने के चक्कर में 1 घंटे 40 मिनट लग जा रहे हैं और यही बनते हुए ज्योग्राफी को आपको खराब कर देगा। एक स्थिति। दूसरी स्थिति, कभी कभी हिस्ट्री में 2 मार्कर इतने खराब आ जाते हैं कि जिससे आपसे आपसे पूरा पेपर का जो मेंटल स्टेबिलिटी होता है पेपर को डील करने के लिए, वो पूरी की पूरी खराब हो जाती है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि ये पेपर हिस्ट्री का बाली बन के आता है, जो पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन कर देता है। आपको क्या करना है, ज्योग्राफी करिए। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, वो आउट टॉपिक है, उसी से वो क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। तो क्या रहता है, इस सेगमेंट में 1.5 घंटे में आप 90 नंबर प्लस लाने की काबिलियत रखते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आप अच्छे पेपर लिख लेते हैं, अच्छा आंसर्स लिख लेते हैं, तो आपका एकदम जो माइंड सेट है वो बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है कि लगना है मुझसे बहुत अच्छा बन रहा है। तो जब कभी कभी जब दिन अच्छा होता है, जब माइंड अच्छा होता है, तो ना बनने वाली चीजें बनने लगती है। बस यही काम आपको करना है कि आपको जब आप हिस्ट्री पे फोकस करेंगे तो ना बनने वाली भी चीजें आपकी बन जाएंगी, क्योंकि दिमाग आपका एक्टिवेट हो जाएगा और धूमधाम से आपके नंबर हो जाएगा। एक चीज। तीसरी चीज कि आप जब भी आप पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ठीक, इन पेपर को आप लगाएंगे तो पेपर उठा लीजिए और उठाने के बाद तत्काल देखिए कि सोशियोलॉजी इजी है या पॉलिटी इजी है, या इकोनॉमी इजी है या साइंस इजी है, या एंटरप्रेन्योरशिप इजी है या एथिक्स इजी। जो इजी सेगमेंट होगा उसको ही सबसे पहले आपको अटेम्प्ट लेना है। ठीक, इस बात को दिमाग में रख लीजिए, ये भी स्ट्रैटेजी है। हम क्या करते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं भीड़ चाल में कि नहीं 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 हम तो सीक्वेंस से चालू करेंगे। नहीं भैया, ये पूरा गेम ही स्ट्रैटेजी का है। इसीलिए तो बोलते हैं कि लोग वो आधी आधी जीत दिमाग से ही जीत लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली हुई होती है। हम क्या ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं और वही हमारे चौथे पांचवें छठवें मेंस का कारण बनता है। तो आज से आपको इस चीज को ध्यान रखना है, दिमाग में फिट कर लीजिए कि मुझे ज्योग्राफी पहले करना है, फिर उसके बाद मुझे देख लेना कि पॉलिटी सोशियोलॉजी में जो इजी है उसको शुरुआत करना है, फिर आपको तो वो दोनों पेपर करना एकदम अनिवार्य है। फिर याद रखिए कि इकोनॉमी में या साइंस में कौन इजी है उसको शुरुआत करना है। जैसे लास्ट टाइम इकोनॉमी थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया था, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंटरप्रेन्योरशिप या इकोनॉमी जो एथिक्स वाला सेगमेंट है उस पर ध्यान रखना है। और ये याद रखिए, ये पूरे जो है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल पुट अप करेंगे आपका आंसर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुख्य परीक्षा में नया नहीं बल्कि पुराना पढ़ा हुआ याद आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि हमको नया नहीं पढ़ना है, हमने जो चीजें पढ़ रखी हैं उसी को ही ध्यान रखना है। हमको मल्टीपल रिवीजन करना है, बार बार हम जब बार बार पढ़ते हैं और कीवर्ड्स में पढ़ना है मित्रों। हम फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये तीसरी बार मैं आपको इस बात को रिवाइज करा रहा हूँ। हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं और यही हमारे फेल्यूर का सबसे बड़ा कारण है, अगर हम चीजों को कीवर्ड्स में पढ़ें। क्यों? क्योंकि आप याद रखिए 6 पेपर को कैरी करके ले जाना उस एग्जाम हॉल तक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो क्यों ना हम किसी चीज को कीवर्ड्स में, क्यों, बचपन की उस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर अभी आप साइकिल से गिर गए होंगे और कोई ने आपको मार दिया उस टाइम पीरियड में, तो किसी ने बोल दिया कि यार वो बचपन में आप गिर गए थे, तो तत्काल आपको पूरी घटनाक्रम याद आ जाता है। बस ये इसके साथ भी यही है कि अगर आपको एक छोटा सा एक कॉर्नर याद आ जाता है तो आप पूरे एग्जाम को, पूरे पेपर को या पूरे आंसर्स को बहुत अच्छे डील कर लेते हैं। बस यही आपको करना है। फिर आपका लक्ष्य नया नहीं पढ़ना है बल्कि रिवीजन करना है। रिवीजन की ताकत इतनी जबरदस्त है मित्रों, क्योंकि आपको क्या करना है, हम एक्सीलेंस की तरफ से नहीं। जैसे कई बच्चे मुझे मिले कि सर मुझे 1100 नंबर लाने हैं थ्योरी में। ये बात मत परेशान करिए अपने आप को। क्यों? एक्स्ट्रा जो आप अपने आप को बर्डन देंगे तो आप कोलैप्स कर जाएंगे।
750-800 में लाके लोगों की रैंक आ रही है, इतने नंबर लाके आपका उद्धार हो जाएगा, और जो कि मैंने पहले से मार्किंग आपको बता दी है। तो आप मल्टीपल रिवीजन करिए, बार बार किया हुआ रिवीजन। क्यों? देखिए एमपीपीएससी और व्यापम में बेसिकली बस छोटा सा अंतर देखने को मिलेगा कि व्यापम जिस सिलेबस को बोलता है, व्यापम मतलब ईएसबी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड, जिस टॉपिक को बोलता है कि मैं ये पूछूंगा, उसको छोड़कर सब कुछ पूछता है। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगर एमपीपीएससी ने जो सिलेबस की जो लाइनें बोली हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि एक एक अक्षर से प्रश्न बनते हैं। तो क्या क्यों ना हम वन पेजर नोट जो हमने बना रखे हैं या सिनॉप्सिस बना रखे हैं, उससे ही हमको मल्टीपल रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि जीआईएस जीपीएस आना ही आना है, तो क्यों ना हम उसको प्रिपेयर कर लें, मगर हमारी चीजें गड़बड़ रहती हैं। एक बात और याद आ रही है इसमें, जब भी आप रिवीजन करें, जब भी आप रिवीजन करें तो उल्टे क्रम में करें। जो मेरी प्रीलिम्स में भी टेक्निक थी वो आपकी काम आनी है। 5 4 3 2 1 इस क्रम में पढ़ेंगे। किसी भी यूनिट, इतिहास की यूनिट उठा लीजिए मित्रों, पहली यूनिट जितनी डिजास्टरस है, मतलब मैं किसी सब्जेक्ट विशेष को फोकस नहीं कर रहा हूँ, पहली यूनिट जितनी एनर्जी लेती है उतनी पूरी 40 मतलब 39 जो यूनिट बची हुई उतनी नहीं ले पाती। क्यों? आपको हड़प्पा में बस राखलदास बनर्जी के बाजू में बस बैठने का मन करता है, बस इतना रिसर्च कर लिया रहता है आप लोगों ने। मगर इस बात को याद रखिए कि हमको सभी यूनिट को कैरी करके ले जाना है, उसका एवरेज अपने आप को मेंटेन रखना है और हमको एग्जाम निकालना है। बी प्रोफेशनल, इमोशनल नहीं होना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एमपी कंप्लीट कर लीजिए, फिर चौथी यूनिट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आप जब इस लास्ट में जब आएंगे हड़प्पा, तो अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो पुराने ज्ञान के दम पर भी आपका काम बन जाएगा। ज्योग्राफी में भी यही स्थिति है भैया, जीआईएस जीपीएस वाला जो सेगमेंट आप पढ़ते हैं वो फटाफट आपका कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आपको क्या करना है, जो प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान है उसको पढ़ना है। नहीं तो क्या रहता है, पहली यूनिट को अच्छे करने के चक्कर में आपकी 5वीं यूनिट, चौथी यूनिट, तीसरी यूनिट धराशाही हो जाती है, जहां नंबर गेन किए जाते हैं। और आज सिलेबस को पलटा लीजिए, मैं इस चीज को बड़े ईमानदारी से और बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि 5वीं, चौथी, तीसरी यूनिट उल्टे क्रम में आप पढ़ेंगे, आपको बहुत जल्दी जल्दी यूनिट आपकी कंप्लीट होंगी। और हमने कैलकुलेशन ये भी किया था हमारी टीम ने कि 40 यूनिट में 28 जो यूनिट हैं वो बहुत ही छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। तो क्यों ना हम इसको कंप्लीट कर लें। जब चीजें जल्दी जल्दी हो जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत अप हो जाता है। तो क्यों ना हम छोटी छोटी यूनिट को पहले कर लें, जिससे हमारा मार्क्स गेन हो जाएगा। और हमारी स्थिति वही खराब, लकीर के फकीर है, हमको पहली यूनिट से चालू करना है, क्योंकि हमको मजा आता है, हमको चटकारे लेने में बहुत मजा आता है। हमको दिखते हैं अब बैठे हैं दो दोस्त आपस में बैठे हुए चाय पीने जा रहे हैं, तो 1 घंटे की चाय पड़ जा रही है। कोशिश करिए, लाइब्रेरी जा रहे हैं तो टारगेट बना के जाइए, मुझे अपनी इतनी चीजें कंप्लीट करना है, नीचे मुंडी करके चलना है। सर ऊपर करके जाएंगे तो कोई ना कोई आपसे टकराएगा और अब बोलेगा चल भाई चाय पी लेते हैं, और वो चाय 2 से 3 घंटे की पड़ जाएगी। तो क्यों ना नीचे सर करके काम करें। फिर बैठे हुए हैं तो विक्रमादित्य की तलवार के बारे में बात चलने लगी कि 100 किलो की तलवार थी। तो बेग भाई बोला, अरे भाई तुझे 100 किलो की तलवार पता है? मुझे तो उनकी ढाल के बारे में पता है, उनकी ढाल 150 किलो की थी। अब इसका क्या एग्जाम से रिलेशन है क्या? बिल्कुल भी रिलेशन नहीं, एकदम एकदम फालतू की बात है। बी प्रोफेशनल, एग्जाम निकालना है, एग्जाम ओरिएंटेड बात करिए। और मल्टीपल 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी कोशिश करिए। ये टॉपिक 7 मार्कर का है, मुझे प्रिपेयर कर लेना है। और याद रखिए सिलेबस के कई ऐसे भाग हैं जो आपको बोलते हैं कि मैं 10 मार्कर में आऊंगा, भाई मुझे प्रिपेयर कर लो, मगर हम R&D के चक्कर में उसको प्रिपेयर नहीं करते। और ये बात हमें पता है कि 30 नंबर की यूनिट में 10 मार्कर का 1 क्वेश्चन, 7 मार्कर के 2 क्वेश्चन और 2 मार्कर के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। के बावजूद भी हम भटक रहे हैं। बस चीजों को थोड़ा सा संयमित करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, और आपको खुद पर विश्वास करना है। दावे के साथ बोल सकता हूं आपका नाम आएगा लिस्ट में, ठीक है। अब फिर क्या है, अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का समय है, अपने आप पर विशेष ध्यान देना है। तो याद रखना है, देखो ग्रेटर देन क्या है, रिवीजन, नोट्स कलेक्शन की जगह। क्यों? रिवीजन ही आपको उस मुकाम पे पहुंचाएगा, क्योंकि आपको वहां बहुत सारी इतनी मोटी किताब तो ले नहीं जा पाएंगे। आप दिमाग में जो चीजें आपने रखी हुई है वही लेके जाएंगे। इस बात को याद रखना है। दुविधा नंबर यह, क्या इतनी जल्दी सिलेबस पूरा हो सकता है? जी हाँ, सिलेबस पूरा हो सकता है। कैसे? क्योंकि आपने ऑलरेडी चीजों को पढ़ रखा है। अब हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट नहीं, मैंने जो बोला ना, कॉन्सेप्ट मतलब R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि बैठे हैं भारतीय मानसून के बारे में बैठ रहे हैं। भैया मानसून विशेषज्ञ नहीं बनना है, प्लीज इस एग्जाम को निकालना है। इस एग्जाम के बाद इस सिलेबस को उठाना और बाजू वाले को गिफ्ट कर देना कि भैया मेरी शुभकामनाएं, इसको रखिए और मैं यहाँ से मुक्त होता हूँ और मुझे अपनी जिंदगी जीना है।
क्यों? क्योंकि इस सिलेबस से बढ़कर भी बहुत सारी ज़िंदगी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप परिवार के लिए, देश के लिए, सबके लिए, है ना? तो तत्काल क्या करना है, आर-एन-डी नहीं करना है। जिसने आर-एन-डी किया है, सब 8-8, 9-9 मेंस लिख के बैठे हुए हैं। आपको आर-एन-डी नहीं करना है, रिकॉल करना है। कि जो पढ़ा हुआ है मल्टीपल रिवीजन करना है। अगेन 100% सिलेबस नहीं, बल्कि 100% रिवीजन पे फोकस करना है। आपने कभी ऐसे टॉपर का नाम सुना है कि उसने बोला हो कि मैंने पूरा रिवीजन कर लिया था? नहीं। एग्जाम के गेट के दहलीज के पहुंचने तक भी रिवीजन कभी कंप्लीट नहीं होता और तैयारी भी नहीं कंप्लीट होती। थोड़ी बहुत तैयारी के साथ लोग रैंक ला दे रहे हैं। तभी तो एमपीपीएससी में 50% लाने वाला 50% लाने वाला रैंक ला देता है। क्यों? क्योंकि बस उसको आत्मविश्वास है, आपको अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं है। तो थोड़ी सी इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, परीक्षा में वही लिख पाएंगे जो बार बार रिवीजन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, रिवीजन की ही तो ताकत है। जिस गली में आप रहते हो और मेन रोड तक पहुंचने के लिए आपको क्या वो गली बार बार याद करनी पड़ी? नहीं, बार बार गुजरे थे, बार बार रिवाइज की, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चीजें छप गई। बस यही चीज थी। जैसे आपने सुना होगा कि रामचरितमानस की जो कुछ चौपाई होती हैं, वो क्या आपने याद की थी? नहीं, बार बार बड़े बुजुर्गों से बार बार सुनते गए सुनते गए सुनते गए सुनते गए और वो चीजें आपको याद हो गई। बस रिवीजन की यही ताकत है मित्रों। तो जो दुविधा मन में है कि रिवीजन क्या संभव है, बिल्कुल संभव है। डेली 2 यूनिट का टारगेट बनाइए, लाइब्रेरी जाइए, 2 यूनिट मुझे क्विक रिवीजन करके अलग कर देना। कैसे करना है? जो पेपर आपके आने वाले हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज आपने जो ज्वाइन की होगी, तो एक टेस्ट सीरीज के लिए आप पढ़ते चलिए, आप अपने 2 यूनिट आप अपना सेपरेट चलते चलिए। जैसे पेपर 4 की 1 यूनिट उठा सकते हैं एथिक्स की, उल्टे क्रम में स्टार्ट करिए, फटाफट निपटाते चलिए कि मुझे कीवर्ड्स में 2 से 3 घंटे में बस एक बार देख के अलग हो जाना है। ये दिमाग में चीजें छप जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें आ जाती हैं, आपको भी नहीं पता होगा मगर वो चीजें आज चली जाती है। बस इसी चीज का ध्यान रखना है। 2 यूनिट कंप्लीट हो गई, आम आदमी से आप बेटर होके निकल चुके होंगे। ठीक, क्या अभी शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये आज 90% लोगों को यही बार बार रोना रोते हैं, सर मेरा नोट्स नहीं है, बल्कि साल भर का समय था आपके पास। अगर शॉर्ट नोट नहीं तैयार है तो क्या चीजें हो सकती हैं? यदि शॉर्ट नोट्स पहले बन रखे हैं तो उसका रिवीजन करिए मित्र। अगर नहीं है तो क्या करना है? शॉर्ट नोट नहीं तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको बनाने में। क्या करना है? जो आपकी मुख्य किताब थी, नोटबुक थी, जिसको आपने बार बार मल्टीपल रिवीजन किया, उसी पे हेडिंग्स जो बनी हुई हैं, ठीक, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कीवर्ड्स में क्या करना है? जो हेडिंग्स थी उनको, उनके कीवर्ड्स को याद करना है। फिर उसकी सब हेडिंग को और उसके कीवर्ड्स को बार बार फोकस करिए, बार बार मेमोराइज करिए। अंदर का आपने पढ़ने गए तो आपका आने वाले आदि अनंत काल तक मीन्स नहीं निकलने वाला। अंदर कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़े तो फिर आप बिखर जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, यही काम करना है, हेडिंग्स को पढ़ना है, सब हेडिंग्स को पढ़ना है और मल्टीपल रिवीजन करना है। इस बात को ध्यान रखिए। और देखिए, हमारी बताई हुई रणनीति हाइपोथेटिकल नहीं है कि मैं आपको 1200 नंबर 1300 नंबर के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ। जो चीजें आपके पास थी वही याद दिला रहा हूँ। कोशिश हमारी चैंपियन स्क्वायर की यही है कि ऐसा जाम मंत बन जाए कि जो घर बन गांव में बैठा हुआ है या छोटे छोटे 10 बाई 10 के रूम में बैठे हुए हमारे हनुमान हैं, सबको जागृत कर दें और उनको विश्वास दिलाएं कि हाँ, आप में ही वो पोटेंशियल है जो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप इस बात को मुस्कुरा रहे होंगे, मगर मुस्कुराना नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अंजलि में पानी लीजिए कि हाँ, इस बार का 40 दिन जो है वो मेरे 40 दिन है और इसको मैं बखूबी मैं इस किरदार को निभाऊंगा और अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, जिनका 25 और 26 दोनों में से वो क्या करें? अब इसी उस स्थिति में अब इसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, मैंने कम से कम 100 बच्चों से मिला तो उनका कहना है कि सर अब मैं 2026 की तैयारी करूंगा। मतलब थोड़ा उनके मटक मटक की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में उनका अंदर का अंग्रेज आ चुका। भैया क्यों 25 छोड़ रहे हैं आप? 25 भी तो अपॉर्चुनिटी ही है और 25 भी तो आपको डिप्टी कलेक्टर बना के देगा। तो 26 में क्यों कूद रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको ना बचने की आदत हो चुकी है। हमको ना हर चीज से फेस करने का जो है ना जुनून, वो खत्म हो चुका है। नहीं, हम टकराएंगे नहीं, बस साइड से निकल जाएंगे। अरे नहीं भैया, मौत और मेंस अटल सत्य है। अगर आपको स्वर्ग जाना है, मौत होनी पड़ेगी। फिर अगर आपको मेंस निकालना है तो आपको फिर भैया मेंस निकालना है, सिलेक्शन लेना है तो मेंस से गुजरना पड़ेगा। तो हम कब तक बचेंगे? कब तक अपने आप को बेचारा बोलेंगे? बेचारा बोलने वालों को दुनिया कभी भी
उनको रिस्पेक्ट नहीं देती दोस्त, बस केवल वो लाइफ टाइम बेचारा ही रहते हैं। तो इस बात को दिमाग में घर कर लीजिए कि आपको मल्टीपल रिवीजन ही करेंगे और हमको जो जो टारगेट मिल रहे हैं उसको अचीव करना है। सबसे पहले 2025 को छोड़कर 2026 पर फोकस बिल्कुल ना करें। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी 100% फोकस हमको किस पे रखना है मित्रों? 25 पे रखना है। क्यों? क्योंकि 25 की जो खेती है उसी की कटाई आप 26 में भी करेंगे। तो क्यों ना 100% एनर्जी के साथ 100% एनर्जी के साथ हम अपनी 25 को ही जकड़ के मेहनत कर लेते हैं, जिसका फायदा हमको 26 में देखने को मिलेगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिए 10वीं के या 12वीं एग्जाम में हम पास होने के लिए मरते थे, ठीक है, या 10वीं या 12वीं के लिए जो एनर्जी लगती थी वो पास होने के लिए, मगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मित्रों। यहाँ एक बार आपका नाम आ गया लिस्ट में तो आप नहीं, पूरी की पूरे जो आने वाले जो जो पीढ़ियां हैं और जो हमारी फैमिली है वो सब कोई तर जाएगा। इस बात को याद रखिए, क्योंकि आपकी लिविंग स्टैंडर्ड नहीं उठेगा, घर वालों का भी लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा। और याद रखिए आप घर से इसी के लिए तो चले थे, पेरेंट्स की आंखों में सपना लेके कि नहीं, पेरेंट्स का जो सपना था कि नहीं पापा मैं कर जाऊंगा, एक बार मुझ पर विश्वास तो कीजिए। उस विश्वास को अब धरातल पे उतारने का समय आ चुका है, तो क्यों ना हम इस बात को अच्छे से कर लें। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, पहले 25 को पूरी तैयारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ उतरे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपको तथास्तु ना बोले, इस बात को याद रखिए। ठीक, बाद में आवश्यकता हुई तो 26 की भी हम अच्छे मन से तैयारी करेंगे। टारगेट होना चाहिए 25 भी निकालना है और 26 भी निकालना है। फिर टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? भैया ये सभी बच्चों के मन में है, क्या पढ़ लेना है? भैया पढ़ने से नहीं होगा, ये बात याद रख लीजिए, पढ़ने से नहीं लिखने से होगा। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, क्यों? प्रीलिम्स मींस गोला भरना, मींस लिखना, इंटरव्यू यानी बोलना, ये सीधी फिलॉसफी है। अगर आप लिखेंगे नहीं, आप बहुत अच्छे ज्ञानी है तो कैसे पता चलेगा? मैंने हर यूट्यूब में मेरा वीडियो देखूंगा, टॉप पावर ऑफ द बैच है, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अगर 10वीं 12वीं में आपने धूम धड़ाका मचा चुका है, मगर आपको एमपीपीएससी को कैसे पता कि आपने इतना बेस्ट किया? क्योंकि आप तो रोल नंबर के फॉर्मेट में जाने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? जब आप रोल नंबर के फॉर्मेट में जाने वाले हैं तो उनको कैसे पता होगा? तो इस बात को याद रखिए कि आपकी लिखावट, आपकी दिखावट, आपकी प्रेजेंस, ये सब कुछ आपको रिप्रेजेंट करेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। बात को याद रखिए। तो टेस्ट सीरीज लगानी है? जी हाँ बिल्कुल, टेस्ट सीरीज लगानी ही लगानी। कारण क्या? केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, लिखना पर्याप्त है। ठीक, यहीं से मोक्ष मिलेगा। ठीक, जो गया जी है और हरिद्वार का रास्ता वो यहीं से आपको प्राप्त होने वाला है। मुख्य परीक्षा क्या है? ये राइटिंग एग्जाम का पूरा का गेम है। बार बार आप लिखेंगे तभी जाके परफेक्ट बनेंगे। याद होना और लिख पाना दोनों 100% का अंतर है भैया। कहते हैं कि धरती और अंतरिक्ष का अंतर है, कि आपको बहुत सारी चीजें याद है, आप ब्रिलियंट है, मगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, तब भी फैसिलिटी वाली पूरी पोजीशन पे है। क्यों? जैसे इंटरव्यू में बहुत सारे लोग मैंने देखे नोट्स बनाते रहते हैं। भैया नोट्स नहीं, बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और आप ये देखेंगे जो नोट्स बनाते रह जाते हैं वो बोल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके मन में हेजिटेशन होती है और वो उनके पतन का कारण बनती है। तो इस बात को याद रखिए कि लिख लिख कर बना हुआ इंसान अंतिम रूप से सबसे अच्छा अधिकारी बनेगा। ठीक है, टेस्ट आपको आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट के साथ मैनेज करना सिखाता है। कैसे? कि टेस्ट आपको क्या करना है, प्रॉपर आंसर राइटिंग सिखाता है कि भैया 2 मार्कर को परिभाषा को कैसे लिखना है, ठीक है, 7 मार्कर को कैसे परफॉर्म करना है। जैसे 7 मार्कर में किसी ने बोल दिया मार्केट में इंट्रो कंक्लूजन देना जरूरी है, नहीं, ये क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। अगर मांग रहा है तो इंट्रो कंक्लूजन देंगे, नहीं मांग रहा है सीधे विशेषताएं पूछिए तो हम सीधे विशेषताएं लिखेंगे और 45 से 50 शब्दों में इस चीज को कंप्लीट कर देंगे। 10 मार्कर के साथ भी इशू है, लोगों को 200 शब्दों में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, 200 वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे तो 2 10 मार्कर छूट जाएंगे। आपको 145 से 150 शब्दों में लिखने की कोशिश करना है, फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करना है। कह रहे हैं हम फ्लो चार्ट हमसे नहीं बनाते, बना तो मत बनाओ। आप फिर किसी दूसरे को मौका दे रहे हो कि भैया आप सेलेक्ट हो जाओ, हम नहीं होंगे। अरे भैया आप अधिकारी बनने वाले हैं, जैसा पानी का नेचर होता है वैसे ही अपने आप को समन्वय में बैठाइए, सिलेक्शन लीजिए और यहाँ निकलिए। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, कम से कम प्रत्येक पेपर का एक FLT यानी फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगा लें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पर देखने को आपको मिलेगा। ठीक, अगला दुविधा 5वें नंबर की कि ऑनलाइन टेस्ट लगाएं या ऑफलाइन लगाएं। तो भैया मेरा तो आपको सजेशन है कि ऑफलाइन टेस्ट के ज्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक परीक्षा जैसा माहौल देखने को मिलेगा। ठीक,
प्रॉपर तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, आंसर को दिखाना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ बीजेपी और कांग्रेस में बीजेपी हमेशा लीड इसलिए लेती है क्योंकि उस चीजों को दिखाना आता है, और इस दुनिया में जो दिखेगा वही बिकेगा। आपको एग्जाम को, क्योंकि देखिए 2000 बच्चे ने या 3000 बच्चे मेंस लिखेंगे, 3000 बच्चे अगर मेंस लिखते हैं, अगर सेम ही आंसर है, सेम आंसर लिख रहे हैं, तो आप में क्या है, आप में प्रस्तुतिकरण डिफरेंट है, आप कीवर्ड्स में चीजें लिख पा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर रहे हैं, प्रेजेंट कर पा रहे हैं, इससे आपका आंसर दुनिया से अलग दिख जाता है और आपका काम बन जाता है। बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। प्राथमिकता क्रम ऑफलाइन टेस्ट ही लगाएं, फिर ऑनलाइन अगर है तो फिर हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि भैया चलो पीडीएफ के माध्यम से चेक कर दें, मगर कोशिश करना है कि हम ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस करें, ठीक। फिर है दुविधा नंबर 6, क्या नया कंटेंट पढ़ें या पुराना पढ़ें? तो भैया किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे, आने वाले पुराने जो 100 वर्ष पुराने बुजुर्ग भी बैठे होंगे और नया जो रिक्रूट हुए होंगे अधिकारी, उनसे भी पूछेंगे तो यही बोलेंगे कि नया अब पढ़ने का टाइम नहीं है, पुराना ही पढ़ना है, अभी सोर्स नहीं चेंज करना है, ठीक। आपका जो पढ़ा हुआ सोर्स है उसी पर ही रिलाई करना है, भरोसा करना है, जो पढ़े थे वही पढ़ना है, जिन नोट्सों से पढ़ रहे थे उसी को ही पढ़ना है। अब आपको धर्म नहीं चेंज करना है कि फट से चेंज कर लिए कि नहीं भैया हम तो नया कंटेंट पढ़ेंगे। धर्म से तात्पर्य है कि स्टूडेंट 2-2 मिनट में अलग अलग किताबों को पढ़ने की कोशिश करता है, तो वो काम आपको नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि नहीं, हमको जो हमने पढ़ रखा है उसी पर ही हमको अपने आप पर विश्वास करना है, ठीक है। उन्हीं बुक्स का रिवीजन करना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फिर केवल वैल्यू, हाँ क्या करना है, नहीं तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए भैया। आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो एग्जाम पीडिया जो किताब है वो इकोनॉमिक सर्वे, उसके 8 से 9 पन्ने बहुत काम के हैं, वो भी रख लीजिए। कुछ रिपोर्ट्स देख लीजिए। तो वैल्यू एडिशन जो कंटेंट है, एडिट कंटेंट है, और करंट अफेयर्स को विशेष रूप से जो टॉपिक्स जो अपडेट होते जाते हैं उसको आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। और कोशिश करिए जब भी कंक्लूजन लिख रहे हैं या कोई भी आंसर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो करंट से जोड़ने की, करंट अफेयर से जोड़ने की कोशिश करें। आपका आंसर थोड़ा सा दुनिया से डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करंट अफेयर ये दिखाने की कोशिश करता है ये बच्चा ना केवल टॉपिक की समझ रखता है बल्कि उसको करंट से जोड़कर दिखाने की भी समझ रखता है। इससे एग्जामिनर के दिमाग में ये बात सेट हो जाती है कि अन्य बच्चों से ज्यादा अपडेटेड है, यही अधिकारी बनने का सबसे योग्य बच्चा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर पेपर वाइज स्ट्रेटेजी, तो पेपर 1, 2, 3, 4, सबसे पहले मैं यही बोल रहा हूं कि भैया जब अटेम्प्ट लेंगे मेंस के दिन, मेंस के टाइम की बात कर रहा हूं, ये सबसे पहले ज्योग्राफी फिर हिस्ट्री, फिर देख लीजिए कि सोशोलॉजी इजी है या हमारा पॉलिटी इजी है। यहाँ देख लीजिए इकोनॉमी सही है या साइंस सही है, ठीक। यहाँ देख लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप सही है या एथिक्स सही है। जो इजी लगे उसको पहले अटेम्प्ट लेना है, ये मेंस के दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पढ़ाई कैसे करना है? तो भैया 5, 4, 3, 2, 1 इस क्रम में पढ़िए। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अगर इस क्रम में आप पढ़ेंगे आपकी जिंदगी में आनंद आ जाएगा। आज ही एक बार सिलेबस को पलटा के देखिए, आपको खुशी होगी कि हाँ सर हमको पता था मगर ये कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। प्रीलिम्स में भी यही हाल था और मेंस में यही हाल है। 5, 4, 3, 2 एक क्रम में पढ़िए, पैसा वसूल हो जाएगा आपका। तो ये काम करना है। चारों पेपर को टेस्ट शेड्यूल के अनुसार तैयार करिए और टेस्ट के निकट जो हो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। मगर पढ़ने का वही पैटर्न रखना है जो मैंने बताया, आपको मजा आएगा, आपकी मतलब एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे होगी एक, और मार्क्स भी आपके ज्यादा देखने को मिलेंगे सिलेबस के। और सबसे बड़ी बात, जो पाठ्यक्रम है हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, पाठ्यक्रम है उसके एक एक शब्दों को तैयार करना है, या कम से कम रिवीजन करके जाएं। एक एक शब्द जो दिख रहे हैं वो तैयार करना है मित्रों, ठीक। जिससे आपके देखने को चीजें ज्यादा देखने को अच्छी मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ ये मेरी जो तैयारी है अब मुझे लग रहा है कि अब मैं किस चीज को कर पाऊंगा। अब क्या करना है? हिंदी की रणनीति अब क्या है, हम लास्ट में कर लेंगे। भैया हिंदी मीडियम वालों से ही हिंदी नहीं बन रही, इंग्लिश मीडियम वालों तो छोड़ ही दो, हिंदी वालों से हिंदी नहीं बन रही है। तो इस बात को रखिए, हमको टेकन ग्रांटेड नहीं लेना। अंत में हिंदी पढ़ लेंगे ये काम नहीं करना है। हमको क्या करना है? डेली पढ़ना है बच्चों। क्या है? प्रतिदिन हिंदी पढ़ना है। कोशिश करिए 1 आवर का समय निकालिए, आधे घंटे का समय निकालिए और ऐसे के कोटेशन भी तैयार कर लीजिए। PYQ को देखकर कॉमन थीम तैयार कर लीजिए और चीज़ों को प्रिपेयर कर लीजिए। प्रतिदिन 1 घंटे के आसपास रिवीजन करना है हिंदी का। और पेपर
सिक्स को भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ लोगों को निबंध को लेकर रोना है कि सर निबंध कैसे करना है, तो भैया निबंध तो सर वैसे तो हमारे मयंक सर बताएंगे, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ निबंध का दुनिया का कोई भी टॉपिक हो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको लिख दीजिए, आपका पेपर इंग्लिश मीडियम में आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, साइंस, एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और कंक्लूजन। किसी भी चीज़ को इतिहास से जोड़िए, फिर उसको ज्योग्राफी से जोड़िए, इतिहास में मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में, फिर मध्य प्रदेश को भी जोड़िए, फिर पॉलिटी से भी जोड़िए, पॉलिटी के जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं, जितने आयाम होते हैं। एक अच्छा 4 पैराग्राफ आपको चेंज करना ही करना है, एक पेज में 4 कम से कम पैराग्राफ आपके चेंज होना चाहिए। फिर उसको सोशोलॉजी से जोड़िए, फिर इकोनॉमी से जोड़िए, फिर साइंस से जोड़िए, फिर एथिक्स से जोड़िए, एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़िए, कंक्लूजन कर दीजिए, आपका 10 पेज भरा जाएगा। 10 पेज आपके पूरे के पूरे फिल हो जाएंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, आप लगा के देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट, तो अब से प्रतिदिन मिनिमम हमको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा अपने आप को। अच्छा, आप ये हमेशा बोलते हैं कि सर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को ज़्यादा प्रिविलेज देता है एमपीपीएससी, नहीं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट या मेडिकल स्टूडेंट आपके कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनती होते हैं मित्रों, इसलिए उनका सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है। कारण क्यों? आपने अभी 2-4 घंटे डेली पढ़ने की कोशिश की, वो कक्षा 6 से, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कक्षा 6 से क्लास 6 से 8-8, 10-10 घंटा कंटिन्यूसली सिटिंग उनकी आदत हो गई है। और जो लोग सिटिंग दे लेते हैं उनको इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। ये जो आप 12 घंटा, आप कह रहे हैं सर 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, नहीं, 12 घंटा आप कुछ दिन पढ़कर अपनी ज़िंदगी संवर रही है, तो ये दुनिया का सबसे आसान सौदा है। इस चीज़ को अपना लीजिए। डेली 8 घंटे रिवीजन करना है, 1.5 से 3 घंटे के आसपास आंसर राइटिंग करना है, और 1 घंटे हिंदी पेपर को देना है, और जो पेपर पढ़ रहे हैं उसका वैल्यू एडिशन कंटेंट करंट अफेयर्स को जोड़ना है। डेली टारगेट आधारित पढ़ाई करिए, मतलब जब भी जाएं तो टारगेट बना लीजिए, नहीं मुझे इतनी चीज़ें, ये मेरे टारगेट का हिस्सा है, मुझे ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, तो चेकलिस्ट बना लीजिए, डन, ये डन, ये डन, ये डन। आप जो आपको लगेगा कि नहीं अब मैं पहले से बेटर पोजीशन में, बस यही बेटर पोजीशन हमको आपको कराना है। तो अगले 45 से 50 दिन को क्या गोल्डन फॉर्मूला होगा? रिवीजन, टेस्ट की प्रैक्टिस, वैल्यू एडिशन प्लस अच्छी तरीके से प्लानिंग इक्वल टू सिलेक्शन। ठीक है, हम बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, बड़ी बात को हमने टुकड़ों में तोड़ दिया है और आपके पास प्रेजेंट कर दिया है। फिर क्या अवॉइड करना है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, अवॉइड करना है, सोर्स चेंज करने से बचना है। अब हम यहाँ वहाँ कूदने जा रहे हैं कि भाई फलाने का नोट्स, वैसे भी बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं कि दूसरे की थाली का हमको चावल बहुत मजा आता है देखने में, नहीं, हमको अपनी थाली का जो दावत का चावल रखा हुआ है उस पर भरोसा रखिए, आपको खाना ज्यादा लाभदायक देखने को मिलेगा। ठीक, नई बुक्स प्रेफर नहीं करना है, फिर नया मटेरियल जमा नहीं करना है। टेलीग्राम का जो ये पूरा का पूरा यहाँ वहाँ घूम रहा है, जो फालतू का मटेरियल आपको लगता है कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, नहीं, ये सब ओवरडोज से बचिए। और कंपैरिजन, खुद का अपने नोट्स से भी कंपैरिजन मत करिए और खुद का दूसरे से कंपैरिजन मत करिए। हर कोई यूनिक पर्सनालिटी है। और दोस्त याद रखना, यूनिट का टॉपर या एफएलटी का टॉपर और एक्चुअल में टॉपर होने में धरती आसमान का अंतर है। हर दिन नया टॉपर मिलता है। तो आपको ये मत समझिए कि क्लास का टॉपर है तो वहाँ टॉपर है, नहीं, ये भी हो सकता है कि वो लिस्ट में नाम ना हो। आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ आपका नाम धूमधाम से देखने को मिलेगा। तो विश्वास क्या रखना है? आपने जो पढ़ रखा है उस पर याद रखना है, आपने जो मल्टीपल रिवीजन किया उसको पर फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है, और आपको केवल लिखने पर फोकस करना है। ठीक है, अगले जो है 40 दिन, अगले 40 दिन ईमानदारी से दे दीजिए, परिणाम आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। क्या? फोकस ऑन रिवीजन, फोकस ऑन राइटिंग और फोकस ऑन सिलेक्शन, दैट्स इट। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैंपियन स्क्वायर हर कदम में आपके साथ है। हमारी कोशिश होगी कि हम कुछ ना कुछ नई गुणवत्ता देकर, नया नया कुछ मार्गदर्शन देकर आपकी जिंदगी में कुछ बेटरमेंट ला पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।